गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11वीं का प्रथम अध्याय अर्थशास्त्र की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम 3 बिंदुओं की चर्चा करेंगे: अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र के मुख्य घटक और आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमारे पास अर्थ जमा शास्त्र से मिलकर बना हुआ है। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है वैज्ञानिक अध्ययन। इसका अर्थ ये हुआ कि अर्थशास्त्र ऐसा शास्त्र है जिसके अंदर धन संबंधी वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सभी आर्थिक क्रियाओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा एक संकुचित परिभाषा है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक भाग है। इसके अंदर हम मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो अर्थशास्त्र में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि मानव किस प्रकार से व्यवहार करता है। मानव स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। अर्थशास्त्र हमें ये बताता है कि मानव किस प्रकार की परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार करता है। जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वो अपने व्यवहार को किस प्रकार से वस्तु को ज़्यादा मात्रा में खरीदता है या किन वस्तुओं को महत्व देता है, ये उसके व्यवहार का अध्ययन करता है। तो अर्थशास्त्र मानव के व्यवहार का अध्ययन है जिससे सीमित साधनों का बंटवारा इस प्रकार से किया जाता है कि उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त हो और समाज को अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति हो। तो अर्थशास्त्र की विस्तृत परिभाषा यह होती है कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन है जिसके अंदर सीमित साधनों का बंटवारा इस प्रकार से किया जाता है कि उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त हो और समाज को अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति हो, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या आर्थिक समस्या है। आर्थिक समस्या क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आर्थिक समस्या ऐसी समस्या है कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी की आवश्यकताएं असीमित हैं, लेकिन आवश्यकताएं असीमित हैं और हम सब के पास साधन जो है वो सीमित मात्रा में है। साधन सीमित है, आवश्यकताएं असीमित हैं, साधन सीमित है और उन साधनों का वैकल्पिक प्रयोग है। आवश्यकताएं असीमित हैं, साधन सीमित हैं और उन साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। जैसे बिजली है, जैसे धन है, रुपया है। आवश्यकताएं तो हमारी बहुत सारी है कि हम ये चीज़ भी खरीद लें, ये भी खरीद लें, लेकिन हमारे पास धन जो है वो सीमित मात्रा में है और उसके का वैकल्पिक प्रयोग है। हम उस धन से जो हमारे पास सीमित मात्रा में है उससे हम कौन सी वस्तुएं खरीदें, कौन सी नहीं खरीदें, ये हमारे लिए जो चुनाव की समस्या है यही आर्थिक समस्या है। तो जो चुनाव की समस्या है, चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या है। और ये आर्थिक समस्या क्यों पैदा होती है? इसका सीधा सा कारण है कि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं और हमारे पास साधन सीमित हैं
और उन साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं जिसकी वजह से आर्थिक चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। ये चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या कहलाती है। अब हम कुछ अर्थशास्त्र की प्रमुख परिभाषाएं हैं जो अर्थशास्त्र में हमें बार बार उन शब्दों का प्रयोग हमें मिलेगा, या हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक कौन से हैं। तो अर्थशास्त्र के 3 मुख्य घटक होते हैं: उत्पादन, उपभोग और वितरण। अर्थशास्त्र के 3 प्रमुख घटक हैं: उत्पादन, उपभोग और वितरण। उत्पादन क्या होता है? जब हम कच्चे माल को किसी उपयोगी माल में परिवर्तित कर देते हैं या उसकी मूल्य वृद्धि कर देते हैं तो उसे हम उत्पादन कहते हैं। उत्पादन कौन करता है? उत्पादक करता है। जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है उसे, या उसके मूल्य में वृद्धि करता है, उसे उत्पादक कहते हैं। अब उत्पादन किसके लिए किया जाता है? उपभोग के लिए किया जाता है। तो उपभोग कौन करता है? उपभोक्ता। तो दूसरी हमारे पास परिभाषा आएगी कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। उत्पादक हमने पढ़ लिया, जो वस्तु और सेवाओं को कच्चे माल से उपयोगी माल में परिवर्तित करता है उत्पादक होता है। उपभोक्ता जो वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। और वस्तुओं और सेवाओं से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना उपभोग कहलाता है। तो उपभोक्ता जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के द्वारा, तो उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है बचत क्या होती है? सेविंग। जिसका हम उपभोग का जो त्याग करते हैं या जिस साधन का हम उपभोग के त्याग का परिणाम ही बचत है। इसके बाद आता है निवेश। निवेश उन परिसंपत्तियों पर खर्च है जो आगे आय अर्जन करने में सहायक होते हैं। जैसे हमने कोई मशीनरी ले ली, उससे हम और उत्पादन करेंगे और आय अर्जन करेंगे। तो निवेश क्या होता है? ऐसी परिसंपत्तियों पर खर्च जो आगे आय अर्जन में सहायक हो। तो हमने उत्पादन पढ़ा है, उपभोग पढ़ा है, उपभोक्ता, बचत और निवेश। अब आता है हमारे पास वितरण क्या होता है। वितरण हम जानते हैं कि उत्पादन के वितरण के बारे में पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि उत्पादन के 4 प्रमुख साधन होते हैं। उत्पादन के प्रमुख साधन क्या होते हैं? 4 प्रमुख साधन या कारक कह सकते हैं। 4 है। नंबर 1 भूमि, नंबर 2 श्रम, नंबर 3 पूंजी और नंबर 4 उद्यम। इन चारों साधनों या कारकों की सहायता से ही उत्पादन संभव है। तो उत्पादन के प्रमुख 4 साधन हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। भूमि के बदले में लगान मिलता है, श्रम के बदले में मजदूरी मिलती है, पूंजी के बदले में ब्याज मिलता है और उद्यमी को लाभ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उत्पादन के साधनों को जो भी आय जिस रूप में मिलती है उसे हम वितरण के रूप में लेते हैं। तो हमने अर्थशास्त्र के 3 घटक उत्पादन, उपभोग और वितरण के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं और गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। हम क्रियाओं को, जितने भी हम दैनिक क्रियाएं करते हैं
उसके अंदर दो भागों में बांटते हैं, आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं वो के अंदर वे सभी क्रियाएं लेते हैं जो धन उपार्जन या धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं। जैसे कृषि कार्य किया जाता है, मजदूरी लोग करते हैं, नौकरी का काम जो भी करते हैं, बैंक में, अस्पताल में, किसी कार्यालय में, जितनी भी नौकरी का काम किया जाता है, वो सभी क्रियाएं जिसमें धन कमाया जाता है या धन उपार्जन के उद्देश्य से जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हें हम आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत लेते हैं। गैर आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं जो धन उपार्जन के उद्देश्य से नहीं की जाती उन्हें हम गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इसमें वो सभी क्रियाएं आ सकती हैं जिसके अंदर सामाजिक और धार्मिक कार्य आ जाते हैं, जिनके अंदर धन उपार्जन का उद्देश्य नहीं होता। घर के अंदर गृहिणी का जो कार्य होता है वो भी गैर आर्थिक क्रियाओं के अंदर शामिल किया जाता है। गैर आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होते हैं जिन्हें हम राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल नहीं करते। केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही राष्ट्रीय आय के अंदर लिया जाता है।